मेरा नाम सुभाष है और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ खून के रिश्तों की नहीं है, बल्कि उस पल की है जब अपनों के चेहरे से मुखौटे उतरते हैं और इंसान पहली बार सीखता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का है। देखो, ये जज्बाती ड्रामा और मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाया करो। मेरे पास तुम्हारे इन रोज रोज के बेकार खर्चों और कभी ना खत्म होने वाली बीमारियों के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। उनकी आवाज में ना गुस्सा था, न थकान, बस एक ठंडी बेरहम बेरुखी थी। ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है, कोई डाका नहीं डाला जो तुम्हें एक एक पैसे का हिसाब दूं। और खबरदार, जो अब तुमने मेरे या मेरी पत्नी के सामने अपनी दवाई का रोना रोया, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मेरे इस खुशी के मौके को मनहूस मत बनाओ। इतना कहकर मेरे भाई ने नफरत से मेरा कमजोर हाथ झटक दिया। गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो शब्द किसी तेज धारदार वाले चाकू से कम नहीं थे। उन्होंने मेरे वजूद को किरची किरची कर दिया। वो मेरा सगा भाई था, वही भाई जिसके लिए पापा ने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया था, और आज वही मुझे अपनी चमचमाती गाड़ी के टायरों तले कुचल रहा था। मेरे जिस्म में ठंड की एक तेज लहर दौड़ गई। मैं अपनी फटी फटी यकीन से खाली आंखों से अपने खून को सफेद होते हुए देख रहा था। रिश्तों का ये रंग मेरे लिए बिल्कुल नया था और बहुत ज्यादा खौफनाक। ये मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलने वाला था, जहां मुझे अपने और पराई की असली तमीज होने वाली थी। लेकिन इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। गुजरे हुए वक्त के कुछ लम्हे अब भी बाकी हैं। मैं सुभाष हूँ। हम दो भाई थे और हमारी एक बहन भी थी, और माँ का प्यार तो शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। मुझे जन्म देते ही वो इस दुनिया से चली गई थी। मुझे अपनी माँ का चेहरा तक नहीं पता, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आते वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन माँ और बाप दोनों का प्यार मेरे पापा ने हमें अकेले ही दिया था। पापा की दुनिया, उनका सुकून, उनकी जिंदगी, बस हम तीनों ही थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे और बहन से उम्र में काफी बड़ा था। पापा उसे दीवानों की तरह चाहते थे, शायद इसीलिए कि वो उनकी पहली औलाद था और माँ की आखिरी निशानी भी। उन्होंने भाई की हर जायज़ हर नाजायज़ ख्वाहिश को हमेशा हुक्म का दर्जा दिया, और शायद यहीं से इस कहानी की नींव रखी गई थी। भाई ने जब अपनी पढ़ाई पूरी करी तो पापा ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी, जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए रखी हुई थी, वो लगाकर उनका एक अच्छा खासा कारोबार शुरू करवा दिया। मुझे याद है, पापा अक्सर शाम के वक्त भाई के सर पर प्यार से हाथ रखकर कहते थे कि बेटा, तुम घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद तुम ही इस घर के बड़े होगे। तुमने ही इन दोनों छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनको कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। भाई भी उस वक्त बहुत कहना मानने वाले थे, और वो पापा को प्यार भरी नजरों से देखकर कहते कि पापा, आप ये कैसी बातें करते हैं? आपका साया हमारे सर पर हमेशा बना रहे। आप फिक्र नहीं करिए। सुभाष और मेरी गुड़िया तो मेरी जान है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर उन पर बिल्कुल भी कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। इन बातों को सुनकर मुझे भाई पर बहुत प्यार आता था, लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमने लगा। बहन की शादी हुई तो वो अपने घर चली गई। कुछ ही टाइम बाद उसके पति को बाहर कंट्री में नौकरी मिल गई थी और वो वहीं पर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से हमारा उससे कांटेक्ट बहुत कम हो गया। पापा हम दोनों भाइयों की तरफ से सुकून से थे कि जिंदगी अपनी रूटीन पर ठीक चल रही है, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इम्तिहान तो अभी शुरू होने ही वाला था। जब मैं 12 साल का हुआ तो एक अजीब सी बीमारी ने मुझे आ घेरा। शुरू में तो ये मामूली सा बुखार और खांसी ही लगता था, पर फिर ये मेरी जान का रोग बन गया। मेरा जिस्म हर वक्त तपता रहता और हड्डियों में दर्द रहने लगा। पापा मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। वो रातों को जागकर मेरे सिरहाने पर बैठे रहते। सुभाष बेटा, तुमने दवाई खाई है ना? दर्द कम हुआ या नहीं? वो रात के पिछले पहर मेरे पास बैठकर मेरा माथा सहलाते हुए पूछते। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा फिक्र होती थी। मैं कमजोरी से अपने सूखे हुए होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता कि जी पापा, मैंने खा ली थी, बस जरा सी थकावट है, आप परेशान नहीं हो, सो जाइए। मगर वो थकावट नहीं थी, बल्कि मेरा जिस्म अंदर ही अंदर घुल रहा था, जैसे कि दीमक लकड़ी को चाट रही हो। पापा मुझे लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल गए तो डॉक्टर ने मेरे कई टेस्ट किए, और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी की गहरी लहर दौड़ गई।
वो पापा को एक तरफ कोने में लेकर गए और काफी देर तक उनसे हल्की आवाज में बातें करते रहे। मैं दूर से ये सब देख रहा था कि पापा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उनके कंधे झुक गए थे, लेकिन जब वो पलटकर मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। डॉक्टर क्या कह रहा था पापा? कोई खतरे की बात तो नहीं? मैंने मासूमियत से उनका चेहरा देखते हुए पूछा था। पापा ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए अपनी नम आंखों को छुपाते हुए कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस मामूली सी कमजोरी है और खून की कमी है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, बस ठीक से इलाज करवाना पड़ेगा और ताकत की खुराक भी खानी होगी। मैं बच्चा था, पापा पर अंधा भरोसा करता था, इसलिए पापा की बात पर यकीन कर लिया। पर मुझे क्या खबर थी कि पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं और उनके दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरा इलाज चलता रहा। महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन और डॉक्टरों की फीस। पापा की जेब भारी पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे सामने उफ तक नहीं करी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अक्सर सोचता कि मैं पापा पर कितना बोझ बन गया हूँ। मेरी वजह से वो सुकून का सांस भी नहीं ले पाते हैं। पापा, मैं भी भाई की तरह पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, आपका सहारा बनना चाहता हूँ। मैंने पापा से एक दिन अपनी किताबों को देखते हुए कहा था, तो पापा ने मेरी आंखों में तैरते हुए आंसू को देखकर मेरा कमजोर हाथ पकड़ लिया और उनको चूमते हुए बोले कि मेरा शेर बेटा जरूर पढ़ेगा, तुम बस जल्दी से सेहतमंद हो जाओ, फिर देखना तुम भाई से भी बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, पर वक्त बहुत बेरहम और जालिम होता है। इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। एक दिन पापा अचानक से सीने में बहुत तकलीफ की शिकायत करने लगे। हम उनको संभाल भी नहीं पाए, अस्पताल ले जाने की मोहलत तक नहीं मिली कि वो हमें रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। शायद वो मेरी बीमारी और घर के बिगड़ते हुए हालात का बोझ अपने कमजोर दिल पर ले गए थे। बाप का साया सर से उठना क्या होता है, ये मुझे उस मनहूस दिन समझ आ गया था। मुझे लगा कि जैसे मेरे सर से छत और पैरों के नीचे से जमीन छिन गई है। मैं उस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा हो गया था। मेरी बहन दूसरी कंट्री में मजबूरी की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच सकी। फिर भाई ने पापा के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। वो 2-3 दिन तक घर पर ही रहे, लोगों के सामने रोते भी रहे और दुखी भी नजर आए, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से अपने कारोबार और दुनियादारी में ऐसे मगन हो गए थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी नर्क जैसी बन गई। अब मेरी दवाइयों का खर्चा भाई को उठाना था, जो उन पर पहाड़ जितना भारी था। शुरू के कुछ दिन तो खामोशी ही रही। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी और मेरी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। मैंने बहुत हिम्मत जमा करके अपने दिल को मारा और भाभी से बात करी। भाभी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, मैंने कल भी नहीं खाई थी। भाई से कहिए कि आज वापसी पर लेकर आ जाएं। मेरी इस बात पर भाभी ने माथे पर तेवर चढ़ाकर मेरी तरफ देखा और बर्तन जोर से सिंक में पटकते हुए बोली, तुम्हारे भैया के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो तुम पर लुटाते रहेंगे। पहले ही कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है और ऊपर से तुम्हारी रोज रोज की नई फरमाइशें। इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? क्या घर बेच दे तुम्हारे चक्कर में? पर भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाना जरूरी है, वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा और तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंने तकरीबन रोते हुए कहा था, तो मैं क्या करूं? खुद कमाओ और अपनी दवाइयाँ खरीदो। सारा दिन नवाबों की तरह चारपाई पर पड़े रहते हो और बस बैठे हुए ऑर्डर देते रहते हो। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? भाभी के शब्द मेरे दिल पर जहर की तरह लग रहे थे। मैं काम कैसे करता? मैं तो चलने से भी लाचार था, बेबस और लाचार था। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। मैं तो पढ़ना चाहता था, मगर इतना कमज़ोर हो गया था कि स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं रही थी। घर में चारपाई पर पड़ा मैं सारा दिन खाली छत को घूरता रहता। दिसंबर की ठंड का मौसम शुरू हो गया था। मेरे कमरे में हीटर तो दूर की बात, ओढ़ने के लिए ठीक सा मोटा सा कंबल भी नहीं था। बुखार की तेजी और कमरे की ठंडी हवा ने मिलकर मेरे जिस्म को झंझोड़ दिया था। मुझे जरा सी भी हरारत महसूस नहीं हो रही थी। दांत कट कटा रहे थे और मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि शायद भाई को मेरा ख्याल आ जाए, शायद उनको पापा का वादा याद आ जाए। शाम के वक्त घर के बाहर एक नई गाड़ी के आने की जोरदार आवाज सुनाई दी। पी पी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने पतले से कंबल को अपने पास लपेटा
और दीवार का सहारा लेकर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकल गया। भाई घर में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक और गुरूर था जो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था। उनके हाथ में मिठाई का एक बहुत बड़ा और महंगा डिब्बा था। अरे सुनती हो, कहाँ हो? सब जल्दी से बाहर आ जाओ, भाई ने खुश और चहचहाते हुई आवाज लगाई। भाभी किचन से हाथ साफ करती हुई जल्दी से बाहर निकली और भाई के चेहरे की खुशी देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। क्या बात है जी, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, आपका चेहरा भी चमक रहा है, सब खैर तो है? भाभी ने चहककर उम्मीद भरी नजरों से पूछा था। भाई ने मिठाई का डिब्बा उनकी तरफ बढ़ा दिया और फख्र से सीना चौड़ा करके कॉलर ठीक करते हुए बोले कि मुंह मीठा करो मैडम और ऊपर वाले का शुक्र करो, मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉप मॉडल है, बाहर खड़ी हुई है, देखो जरा उसकी चमक। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। जिस भाई के पास मेरी जिंदगी बचाने वाली दवाई के लिए कुछ 1000 रुपए तक नहीं थे, जो कारोबार में नुकसान का रोना रो रहे थे, उन्होंने आज लाखों रुपए की गाड़ी खरीदी थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जिसको पापा ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। भाभी ने खुशी से तालियां बजाईं और डब्बा खोलकर एक बड़ा सा लड्डू भाई के मुंह में दे दिया। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुबारक हो। नजर नहीं लगे किसी को मेरी गाड़ी को। भाभी की खुशी बहुत ज्यादा थी। वो भूल गई थी कि इस बैठक के एक कोने में कोई मौत और जिंदगी की जंग में भी खड़ा हुआ है। मैं अपने बेजान जिस्म के साथ घसीटता हुआ धीरे धीरे कदम बढ़ाता भाई के पास गया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर मुझे अपनी जिंदगी की भीख मांगनी थी। भाई, मेरी कांपती हुई आवाज उनकी हंसी और खुशी के शोर में दब गई थी। भाई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उनकी मुस्कुराहट फौरन से गायब हो गई और माथे पर नागवारी के बल पड़ गए। क्या बात है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? रंग में भंग डालने के लिए आ गए हो? भाई का लहजा फौरन से सख्त और रूखा हो गया था। भाई, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, कई दिन से मैंने नहीं खाई हैं और मुझे दवाई के लिए पैसे दे दीजिए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए मिन्नतें करी थी तो भाई ने नफरत से मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जैसे कि मैं कोई भिखारी हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने अभी अभी गाड़ी खरीदी है, सारे पैसे इसमें लग गए और अभी इसकी किश्तें भी देनी बाकी हैं। किश्तों पर ली है मैंने ये गाड़ी, मेरे सर पर इतना बोझ है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और तो मैं अपनी बेकार की दवाइयों की पड़ी हुई है। भाई ने बिना किसी शर्मिंदगी के साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बेबसी ने मुझे घेर लिया। भाई, मगर आपने तो पापा से वादा किया था ना? अभी मैं इतना ही बोल पाया था कि भाभी जो लड्डू खा रही थी बीच में बोल पड़ी। बस बस, पापा का नाम लेकर जज्बाती बातें मत करो। ये खुद हट्टा कट्टा जवान आदमी है, क्या खुद नहीं कमा सकता है? बस बहाने हैं काम चोरी के, जो आपके पैसों पर मजे करना चाहता है। बीमारी का तो बस ड्रामा है, ड्रामा है ताकि मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। भाभी की ये बातें जहर में घुली हुई थी। मैं हैरान था कि कोई औरत जो खुद एक माँ है, वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है। भाई मेरी तरफ देखकर और ज्यादा कड़वाहट से बोले कि देख छोटे, सुन लिया तुमने सच? मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, तुम्हारे सामने गाड़ी खरीद कर लाया हूँ। अब इसका पेट्रोल और किश्तें पूरी करूँ या फिर तुम्हारे इलाज के नखरे उठाऊँ? अगर जिंदा रहना है तो खुद कुछ करो। अगले ही दिन मैंने देखा कि भाई भाभी और बच्चों को लेकर इस नई गाड़ी में एसी चलाकर वो लोग शॉपिंग करने जा रहे थे। जब वो शाम को वापस आए तो उनके हाथों में ब्रांडेड शॉपिंग के बैग्स का ढेर था। भाभी बच्चों के लिए नए नए महंगे कपड़े और खिलौने लेकर आई थी और भाई अपने लिए महंगी घड़ी और जूते लेकर आए थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ रहा था। मुझे लगा कि अब मेरी मौत बस करीब है। इस घर में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। उस रात मुझे ठंड इतनी ज़्यादा महसूस हुई कि बर्दाश्त से बाहर लग रही थी। मेरा जिस्म बर्फ की सिल्ली बन रहा था। मैंने कांपते हुए अपने पुराने जंग लगे संदूक को खोला ताकि उसमें से कुछ गर्म पहनने को मिल सके। वहां पर मुझे सबसे नीचे दबा हुआ अपना एक पुराना सा स्वेटर मिला जो पापा ने मुझे 3 साल पहले दिवाली पर लाकर दिया था। उस स्वेटर को देखते ही पापा की याद मुझे बुरी तरह से तड़पा गई थी। वो स्वेटर अब मुझे काफ़ी छोटा हो गया था और कोहनियों से जगह जगह से घिस भी गया था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई भी चारा नहीं था। पापा की मौत से पहले भी
मैं अक्सर ही इसको पहनता था। इसमें पापा की खुशबू और उनके प्यार की हरारत महसूस होती थी। मैंने कांपते हुए वो तंग और छोटी सी स्वेटर सर से गुजारी। वो मेरे जिस्म पर बुरी तरह से कस गई थी और सांस लेना भी अब भारी लग रहा था, मगर मेरे ठंड से बचने का यही एक आखिरी सहारा था। मैंने अपने कांपते हुए नीले पड़ते होठों को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर की जेब में हाथ डाला। जैसे ही मैंने दाएं जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियों से कोई सख्त और ठंडी चीज टकराई तो मैं चौंक गया। अरे, ये क्या चीज है? मैंने अपनी मुट्ठी बंद करी और हाथ बाहर निकाला। मेरी हथेली पर दो छोटी सी चाबियां पड़ी हुई थी और एक पुरानी मुड़ी हुई पर्ची भी बाहर आ गई थी। मैं हैरत से उन चाबियों को देखने लगा। मैंने तो इस स्वेटर में कभी कोई चाबी नहीं डाली थी और ना ही ये घर के किसी ताले की थी। फिर ये कहाँ से आई? मैंने कांपते हुए हाथों से उस पर्ची को खोला। उस पर शहर के बाहर का एड्रेस लिखा हुआ था और नीचे पापा की कांपती हुई जानी पहचानी से लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। सुभाष बेटा, जब तुम पर ये घर तंग होने लगे तो तुम इस एड्रेस पर चले जाना। वहां पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम इंतजार कर रहा है। ये पढ़कर मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या मामला था? पापा ने ये कब लिखा और ये चाबियां किस चीज की हैं? क्या पापा जानते थे कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है? मेरे दिमाग में हजारों तरह के सवाल आने लगे थे, पर एक बात तय थी कि ये पापा का मेरे लिए कोई आखिरी मैसेज था। अंधेरे समुद्र में डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया था, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो मुझे इस अंधेरे और बेइज्जती से निकाल सकती थी। मैंने उस पर्ची को मुट्ठी में दबा लिया और फैसला कर लिया कि मुझे इस पते पर जाना है। शायद वहां मेरे लिए कोई ऐसा सहारा हो जो मुझे इस बेइज्जती से भरी जिंदगी से छुटकारा दिला सके। मैंने अपने कमजोर पड़ते हुए जिस्म को मुश्किल से खड़ा किया। टांगों में जान भी नहीं थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण ने मुझे सहारा दे रखा था। मैं खामोशी से घर से निकला। भाई और भाभी अपने कमरे में थे और उनकी बातों की आवाज आ रही थी। शायद वो अपनी नई गाड़ी और आने वाले कल के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने एक नज़र उस घर के ऊपर डाली जहां मेरा बचपन गुजरा था। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। मैंने एक रिक्शा वाले को हाथ हिलाकर रोका और उससे कहा कि ये एड्रेस कहाँ का है भाई। मैंने पर्ची को उस रिक्शा वाले की तरफ बढ़ाया तो रिक्शा वाले ने पर्ची को गौर से देखा और फिर मुझे सर से पांव तक देखने लगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बेटा, ये तो शहर से बाहर पुराने इलाके का एड्रेस है। वहां तक जाने के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, उसने मुझसे रूखे हुए लहजे में कहा था। मेरे पास 100 रुपये हैं चाचा, मेरी मदद कर दीजिए। मुझे वहां पर जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी मुट्ठी खोलकर उसको दिखा दिए थे। फिर रिक्शा वाले ने कुछ लम्हे सोचा। शायद उसको मेरी हालत पर तरस आ गया था। अच्छा ठीक है बेटा, बैठ जाओ। मैं उस रिक्शा में बैठ गया था। सफ़र काफ़ी लंबा था और थका देने वाला था। ठंडी हवा रिक्शा के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी और मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मैंने अपना वो पुराना सा स्वेटर और कसकर लपेट लिया। ये स्वेटर पापा की निशानी थी और अब यही मेरा आखिरी सहारा भी। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद रिक्शा एक पुरानी सी खामोश कॉलोनी में जाकर रुक गया। ये लो बेटा, तुम्हारी मंजिल आ गई है। रिक्शा वाले ने एक मकान की तरफ इशारा किया तो मैं रिक्शा से उतरा और किराया देकर उस मकान के सामने खड़ा हो गया। ये एक छोटा सा लेकिन पक्का मकान था। दीवारों का प्लास्टर कहीं कहीं से झड़ गया था और गेट पर जंग लगा हुआ था, लेकिन ये मकान वीरान होते हुए भी एक अजीब से अपनेपन का एहसास दिला रहा था। मैंने दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा ताला देखा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये चाबी सच में इस ताले की है? मैंने कांपते हुए हाथों से जेब से चाबी निकाली। मेरे हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि चाबी ताले के सुराख तक ले जाना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर वाले, मेरी मदद करना। मैंने ये बात दोहराई और ऊपर वाले से प्रार्थना मांगी और चाबी ताले में घुमाई। एक क्लिक की आवाज आई और फिर ताला खुल गया। मेरे आंसू एकदम से बहने लगे थे। ये घर मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदा। वो जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने गेट को खोला और अंदर दाखिल हो गया। बैठक में सूखे पत्ते बिखरे हुए पड़े थे और मिट्टी की तह जमी हुई थी। मैंने मकान को देखा और 2 कमरे, एक छोटा सा किचन था। सब कुछ बंद और खामोश था, लेकिन यहाँ पर मुझे भाई के घर जैसे घुटन सी महसूस नहीं हो रही थी। मैं कुछ देर वहाँ पर गुमसुम सा खड़ा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर रोऊं। मैंने दोबारा से ताला लगाया और वहां से एक और रिक्शा लेकर वापस भाई के घर की तरफ चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो शाम गहरी हो गई थी। मुझे माहौल में तनाव महसूस हुआ।
ड्राइंग रूम में भाई गुस्से से टहल रहे थे और भाभी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। जैसे ही भाई की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वो मेरी तरफ आए। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। कहाँ पर चले गए थे तुम सुबह से? और ये क्या बकवास है? भाई ने मेरे मुंह पर कुछ कागज दे मारे। मैं घबरा गया। मैंने नीचे गिरने वाले कागज को उठा लिया, जो इस मकान के कागजात थे। मैं अभी देख कर आया था। कहाँ से मिले आपको भाई? ये तो। उन्होंने मुझे छुपा दिया और मेज पर मुक्का मारा। मैं आज पापा के कमरे में कुछ पुरानी फाइल ढूंढ रहा था कि मुझे उनके संदूक से ये कागज मिले। देखो जरा, पापा ने चुपके से एक पूरा मकान तुम्हारे नाम कर दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। सारी जिंदगी मैंने कारोबार संभाला और जायदाद इस निखट्टू के नाम कर दी। भाई का लहजा जहर से भरा हुआ था। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो शायद दुश्मनों ने मेरी बीमारी की वजह से। मैंने सफाई देने की कोशिश करी। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी बीमारी का तो बस बहाना था। तुम और पापा दोनों मिले हुए थे। मैं बेवकूफ था जो समझता रहा कि पापा मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी कमाई से चोरी छुपे पैसे निकालकर ये मकान खरीदा और मुझे खबर नहीं होने दी। भाई ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैं कमजोरी की वजह से उनके हाथों में झूल गया। देखो सुभाष, मुझे अब इस घर में तुम्हारी ये मनहूस शक्ल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि पापा ने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है और मेरे साथ दगा करी है। तो अब मेरा इस घर पर पूरा हक है। इस घर की एक एक ईंट मेरी मेहनत की कमाई से लगी हुई है। भाई ने मुझे झटका देकर पीछे धकेल दिया। भाभी जो अब तक खामोश होकर देख रही थी, अब बोल पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसने और आपके पापा ने हमें बेवकूफ़ बनाया। जब इसका अपना घर मौजूद है तो ये यहाँ पर हमारे सर पर क्यों सवार है? इसको कहिए कि वहीं पर जाकर रहे। वैसे भी इसकी बीमारी से मेरे बच्चे डरते हैं। भाभी की बातें मेरे दिल को चीर गईं। भाई, ऊपर वाले के लिए ऐसा नहीं करिए। मैं अकेला हूँ, वहाँ पर कैसे रहूँगा? मेरी हालत तो देखिए। मैं तो चलने फिरने से भी परेशान होता हूँ। मैंने रोते हुए भाई के पाँव पकड़ने की कोशिश करी। हमें उससे क्या, ये तुम्हारी अपनी परेशानी है। जब मकान अपने नाम करवाते हुए शर्म नहीं आई थी, तो अब वहाँ पर रहने में क्या परेशानी? चलो निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। उन्होंने मुझे ठोकर मारी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जिनके कंधों पर बैठकर मैंने अपना बचपन गुजारा था। दौलत और जायदाद की हवस ने खून को इतना ज्यादा सफेद कर दिया था कि उनको मेरा मरता हुआ वजूद भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उठा, अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ करते हुए कहा कि ठीक है भाई, अगर आपका फैसला यही है तो मैं चला जाता हूँ। पापा ने शायद ये मकान इसी दिन के लिए खरीदा होगा, क्योंकि वो आपको आपसे बेहतर जानते थे। मैंने हल्की आवाज में कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ और अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। भाई ने नफरत से मुंह फेर लिया था। मैं अपने कमरे में गया। मेरा सामान ही क्या था, कुछ पुराने से कपड़े और पापा की कुछ निशानियां। मैंने छोटे से बैग में अपने कपड़े डाले। इस घर के दरो दीवार मुझे बेबसी से देख रहे थे। यहाँ पर मैं पला बड़ा था, मगर आज ये घर मुझे अजनबी सा लग रहा था। मैंने बैग कंधे के ऊपर लटकाया और बाहर आ गया। भाई और भाभी अभी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, पर किसी ने भी मुड़कर मुझे नहीं देखा। मैंने आखिरी बार उस घर को देखा और दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा छा चुका था। ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था और टांगें कांप रही थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था। मैंने सड़क पर आकर एक रिक्शा रोका। वो मकान जो कुछ देर पहले मुझे वीरान सा लग रहा था, अब मेरा आखिरी सहारा बन गया था। जब मैं दोबारा से उस पुराने मकान के सामने पहुंचा, तो रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। गली में कोई भी रोशनी नहीं थी, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी मकान के दरो दीवार पर पड़ रही थी। मैंने जेब से वही चाबी को निकाला और हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन अब इस बार डर की जगह एक अजीब सा सुकून भी था। ताला खोलने की आवाज रात की खामोशी में गूंज गई। मैं अंदर दाखिल हुआ। घर बिल्कुल खाली और ठंडा सा था। फर्श पर ठंडक थी जो जूते के जरिए मेरे पैरों तक पहुंच रही थी। मैंने अपना बैग कोने में रख दिया और वहीं फर्श पर बैठ गया। मेरे पास बिछाने के लिए भी कोई बिस्तर नहीं था और ना ही ऊपर से ओढ़ने के लिए कोई कंबल था। मैंने अपना वही पुराना सा स्वेटर और कसकर अपने ऊपर लपेट लिया। ये मकान पुराना जरूर था और यहाँ पर किसी सहूलत का नामो निशान तक नहीं था, पर यहाँ मुझे धुतकारने वाला भी कोई नहीं था। ये छत मेरी थी। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से सांस ले सकता था। भाई की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। ये घर अब मेरा है, क्योंकि इस पर मेरी कमाई लगी हुई है। उनकी ये बात मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। क्या सच में पापा ने भाई के पैसे चोरी किए थे? नहीं,
मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो हमेशा भाई की ईमानदारी की कसम खाते थे। फिर उन्होंने ये सब क्यों किया और ये मकान खरीदकर छुपाकर क्यों रखा? इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस वीरान घर में सिर्फ खाली दीवारें नहीं हैं, बल्कि पापा ने मेरे लिए यहाँ कुछ और भी छुपा कर रखा है। मेरी नज़र सामने वाली दीवार के ऊपर पुरानी सी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जो अंधेरे में काली सी लग रही थी। मुझे याद आया कि मेरे पास दो चाबियां थीं। एक तो मैंने बाहर के गेट पर इस्तेमाल कर ली थी, मगर दूसरी चाबी किस चीज़ की थी? क्या वो इस अलमारी की चाबी थी? मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। अगर वो चाबी इस अलमारी की है, तो उसके अंदर क्या है? मैंने अपनी जेब से दूसरी चाबी निकाली और अंधेरे में टटोलता हुआ उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे में मेरा वजूद कांप रहा था और हाथों में मौजूद वो दूसरी चाबी मुझे किसी अनजानी मंजिल का पता दे रही थी। मैंने हिम्मत जमा करी और दीवार का सहारा लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। मेरे कदमों में कपकपाहट थी, लेकिन एक अनदेखी ताकत मुझे उस अलमारी की तरफ खींच रही थी। कमरे में फैली चांदनी ने अलमारी के ताले को रोशन कर रखा था। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी को ताले के सुराख में डाल दिया। दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। मैंने एक लंबी सी सांस ली और अलमारी का पल्ला धीरे से खोल दिया और दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी खुशबू मेरी नाक से टकराई। ये वही खुशबू थी जो पापा के कपड़ों से आई थी। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली जो मैंने मोमबत्ती जलाने के लिए रखी हुई थी और एक तीली जलाकर अलमारी के अंदर रोशनी करी। जैसे ही रोशनी अलमारी के अंदर पड़ी तो मेरी आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गईं। अलमारी के निचले खाने में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। इतनी बड़ी रकम मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। ये लाखों रुपए थे जो शायद पापा ने बूंद बूंद करके जमा किए थे। मगर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज वो कागजात थे जो ऊपर वाले खाने में एक फाइल में बंधे हुए थे। मैंने कांपते हुए हाथों से वो फाइल उठाई और वहीं पर जमीन पर बैठ गया। माचिस की तीली बुझ गई तो मैंने दूसरी जलाई और वहीं करीब पड़ी हुई एक टूटी हुई मोमबत्ती को रोशन कर लिया। मैंने फाइल खोली तो सबसे पहले कुछ स्टाम्प पेपर सामने आए। मैंने पढ़ना शुरू करा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये उन दुकानों के कागजात थे जो शहर के बाजार में थी और जिनमें से एक दुकान पर भाई अपना कारोबार कर रहे थे। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। ये क्या है? मैंने खुद से ही कहा। उस कागजात पर साफ साफ लिखा हुआ था कि ये तीनों दुकान सुभाष यानी कि मेरे नाम है। मेरे भाई जिस दुकान को अपनी मिल्कियत समझते थे और जिसके गुरूर में वो मुझे जूते की नोक पर रखते थे, वो दरअसल कानूनी तौर पर मेरी मिल्कियत थी। आपने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने भाई को ये सब क्यों नहीं बताया? मैं इन्हीं सोच में खोया हुआ था कि फाइल के बीच में से एक नीले रंग का लिफाफा नीचे गिर गया। मैंने झुककर वो लिफाफा उठाया। इस पर पापा की कांपती हुई लिखाई में लिखा हुआ था, सिर्फ मेरे बेटे सुभाष के लिए। मेरे आंसू सब्र के सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। ये पापा का आखिरी खत था। वो बाप जो मुझे अकेला छोड़ गया था, आज इस तरह से मुझसे बात कर रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को खोला और उसमें रखा कागज बाहर निकाला। आंसुओं की वजह से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर मैंने अपनी आंखों को रगड़ लिया और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे सुभाष, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा हूँ और तुम इस घर में पहुँच चुके हो जो मैंने तुम्हारे लिए छुपाया था। मुझे माफ़ कर देना बेटा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई और भाभी के रहमो करम पर छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत से सवाल होंगे कि मैंने ये सब छुपाकर क्यों रखा। बेटा, मैं एक बाप हूँ और बाप अपनी औलाद की रग रग को जानता है। मैंने तुम्हारे भाई की नीयत को बहुत पहले ही भांप लिया था। दौलत की हवस ने उसको अंधा कर दिया। जब तुम्हारी बीमारी शुरू हुई और डॉक्टर ने खर्चा बताया था तो मैंने तुम्हारे भाई से मदद मांगी। मुझे लगा कि वो बड़ा भाई है, तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन उसके जवाब ने मुझे जीते जी ही मार दिया था। मैं खत पढ़ते पढ़ते रुक गया। मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ा हुआ सा लग रहा था। पापा ने आगे लिखा था कि जब मैंने उसको कहा कि सुभाष का इलाज करवाना है, पैसों की ज़रूरत है, तो उसने साफ कह दिया था कि पापा, उसके ऊपर पैसा लगाना बर्बादी है। उसकी बीमारी का इलाज नहीं है, ये कुछ महीनों का ही तो मेहमान है, तो हम इस पर अपनी जमा पूंजी, अपने पैसे क्यों खराब करें? डॉक्टर तो बस पैसे बनाने के लिए उम्मीद दिलाते ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने सारे पैसे लुटा दें।
भाई की ये बातें पढ़कर मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। वो मेरा सगा भाई मेरी ही मौत का इंतजार कर रहा था ताकि इसको मेरे हिस्से के पैसे मिल सके। मुझे उसके व्यवहार पर इतना दुख नहीं हुआ था कि जितना पापा की बेबसी के ऊपर हुआ। पापा ने और लिखा था कि बेटा, मैं इस वक्त खामोश हो गया था क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से लड़कर तुम्हें नहीं खोना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैंने उस वक्त इसको जायदाद से बेदखल कर दिया तो वो गुस्से में तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने खामोशी से ये फैसला किया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, पर यह लाइलाज नहीं है। ब्लड कैंसर, ये शब्द मेरे कानों से टकराया। मुझे अब तक सिर्फ यही पता था कि मुझे कोई गहरा इन्फेक्शन है, पर यह कैंसर था, ये मुझे आज पता चला। मौत का डर मेरे अंदर तैरने लगा, लेकिन पापा के अगले शब्दों ने मुझे हौसला दिया था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ठीक से इलाज हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस इलाज में कुछ साल लगेंगे, पर बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, पर तुम सेहतमंद हो जाओगे। मैं जानता था कि तुम्हारा भाई मेरे बाद तुम्हारा इलाज नहीं करवाएगा और तुमको मरने के लिए छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया था। अलमारी में रखे हुए पैसे तुम्हारे इलाज के लिए हैं। तुम सबसे पहले शहर के बड़े अस्पताल जाओ और अपना इलाज शुरू करवाओ। इन पैसों को संभाल कर खर्च करना, ये तुम्हारी जिंदगी की कीमत है। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पापा ने मेरी जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। खत का अगला हिस्सा पढ़कर मेरे होश उड़ गए थे। और हाँ बेटा, वो दुकानें जो मैंने तुम्हारे नाम करी हैं, उनके बारे में पता नहीं चलने देना जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओ और बिल्कुल सेहतमंद नहीं हो जाओ। तब तक अपनी ताकत को छुपाकर रखना। तुम्हारा भाई समझता है कि वो कारोबार का मालिक है और उसको यही समझने देना। जिस दिन तुम सेहतमंद हो गए उस दिन वो कागज उसको दिखाना, ताकि उसको पता चल सके कि जिस भाई को उसने बोझ समझा था वही दरअसल सब चीजों का मालिक है। मैंने उस खत को सीने से लगा लिया। पापा के प्यार ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन अभी सदमे की आखिरी किश्त बाकी थी। फाइल के आखिर में कुछ पुरानी सी मेडिकल रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, मगर जब मैंने नाम पढ़ा तो वहां पर मेरा नहीं बल्कि पापा का नाम लिखा हुआ था। ये पापा की रिपोर्ट्स क्यों हैं? मैंने हैरत से रिपोर्ट्स खोली। उस पर लिखी हुई तारीख 2 साल पुरानी थी। रिपोर्ट के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, ब्रेन ट्यूमर एडवांस स्टेज। मेरे हाथों से कागज छूट कर गिर गए। कमरे में खौफनाक सी खामोशी छा गई। मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने कभी भी नहीं बताया, कभी उफ तक नहीं करा। मुझे याद आया कि अक्सर रातों को पापा अपना सर पकड़कर बैठ जाया करते थे, और जब मैं उनसे पूछता था तो कहते थे कि बस थकावट है या गैस का दर्द हो रहा है। मैंने जल्दी से रिपोर्ट के साथ रखे डॉक्टर का नोट पढ़ा। मरीज को फौरन से ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना जान को खतरा है। ऑपरेशन और इलाज का खर्च 15 लाख रुपए है। तारीख वही थी जब मेरी बीमारी का पता चला था और पापा मुझे पहली बार हॉस्पिटल लेकर गए थे। सब कुछ शीशे की तरह अब साफ होने लगा था। पापा के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपना ऑपरेशन करवा लेते या फिर मेरा इलाज शुरू करवा देते। उनके पास इतनी रकम भी नहीं थी कि दोनों का इलाज हो सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले में मेरी जिंदगी का सौदा कर लिया। पापा, आपने ये सब क्यों किया? अब मैं बुरी तरह से रोने लगा। खाली कमरे में मेरी आवाज गूंज रही थी। आपने मुझे बचाने के लिए खुद को मार दिया। आप खुद इतना दर्द सहते रहे, चुपचाप मौत की तरफ बढ़ते रहे ताकि मैं जी सकूं, और मैं नादान समझता रहा कि आप सिर्फ मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। पापा, आप जानते थे कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो जानते थे कि उनका ट्यूमर बढ़ रहा है और वो मौत के मुंह में ही जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। उन्होंने वो सारे पैसे जमा कर लिए, ये दुकान बचाई, ये घर खरीदा और ये नकद रकम जोड़ी ताकि जब वो मर जाएं तो उनका बेटा अपना इलाज करवा सके। मुझे अब समझ आ गया कि पापा की मौत अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि वो एक कुर्बानी थी जो उन्होंने मेरे लिए दी थी। वो दर्द की तेजी से बेहोश होकर कोमा में चले गए और फिर कभी नहीं जागे। जाते जाते भी उन्होंने सिर्फ मेरी फिक्र करी थी। मेरे इलाज और मेरी जिंदगी भर का वसीला बन गए। मेरा कलेजा फट रहा था। गम और पछतावे की आग मुझे जला रही थी। काश मैं उस वक्त समझ सकता, काश मैं पापा को जबरदस्ती अस्पताल ले जाता, पर अब पछताने के सिवा क्या बचा था। वो बाप अपना फर्ज निभाकर जा चुका था, और जो कहते हैं कि बाप का साया घना होता है, आज मुझे उस साये की कीमत पता चल रही थी।
उन्होंने धूप में जलकर मुझे छांव दी थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ रोता रहा। मैं वहाँ ठंड से ठिठुर रहा था, मगर अंदर लगी हुई आग ने मुझे गर्म कर रखा था। मोमबत्ती खत्म होने वाली थी और उसकी आखिरी लो फड़फड़ा रही थी। मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं अब रोऊंगा नहीं। मुझे पापा की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना। उन्होंने ये सब इसलिए किया था कि मैं जी सकूं। अगर मैंने ही हिम्मत हार ली तो उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। मैंने अपने आंसू साफ करे और अलमारी से पैसे निकाल लिए। मैंने कसम खाई कि मैं अपना इलाज करवाऊंगा। मैं उस कैंसर को मार दूंगा, क्योंकि मेरी रगों में अब सिर्फ खून नहीं बल्कि मेरे पापा की कुर्बानी दौड़ रही है। मैंने सब कागज और पैसे ध्यान से वापस फाइल में रख लिए और उस अलमारी को लॉक कर दिया। ये चाबी अब मेरी जिंदगी थी। रात के पिछले पहर जब बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, मैं उस पुराने और वीरान से घर में अकेला था। लेकिन अब मैं खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। पापा की यादें और उनका हौसला मेरे साथ था। मुझे अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इंसान जिसने पैसों की खातिर खूनी रिश्तों को भी नहीं देखा, वो आज भी इस धोखे में जी रहा था कि वो जीत गया है, पर उसको ये खबर ही नहीं थी कि वो सब कुछ हार चुका है। और उसकी वो गाड़ी जिस पर वो इतना इतराता है, वो मेरे पैसों की है। वो दुकान जहाँ पर वो बैठकर हुक्म चलाता है, वो मेरी है। और जिस घर से उसने मुझे निकाला है, वो पापा की मजबूरी थी। मगर पापा ने लिखा था कि अभी खामोश रहना, इसलिए फिलहाल मुझे सब्र करना था। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज ही हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं अपने टूटे हुए वजूद को समेटूंगा और एक नई जंग लड़ूंगा। वो जंग जो मेरे पापा मेरे लिए अधूरी छोड़ कर गए थे। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर उगते हुए सूरज को देख रहा था। ये सूरज मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर उग रहा था। मैंने सोचा कि भाई को जब इस हकीकत का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। वो भाई जो अभी कुछ घंटे पहले मुझे नफरत से देख रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब उनको पता चलेगा कि वो जिस दुकान से रोटी खा रहे हैं वो मेरा है, तो उनके गुरूर का क्या बनेगा। मगर अभी बदला लेने का वक्त नहीं आया था, अभी खुद को बचाने का वक्त था। मैंने अपना सारा सामान समेटा। अब मुझे इस घर को रहने के काबिल बनाना था और अपनी बीमारी से लड़ना था। पापा का खत मेरे सीने से लगा हुआ था। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। जो बाप मरकर भी औलाद का सहारा बन जाए, वो कभी मरता नहीं। ये बात मुझे आज समझ आ गई थी। पापा, आप नहीं मरे, आप मेरे अंदर जिंदा हैं और मैं आपको जिंदा रखूंगा। मैंने अलमारी की तरफ एक आखिरी नज़र डाली थी। ये सिर्फ लकड़ी का बॉक्स नहीं था, ये मेरे पापा का दिल था जो उन्होंने मेरे हवाले कर दिया था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर बैठक में आ गया। ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया, मगर अब मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मेरे अंदर एक लावा दहक रहा था, जिंदगी की ख्वाहिश का लावा। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। इस वीरान जगह पर सुबह सवेरे कौन आ सकता है? क्या भाई को पता चल गया है? वो मुझे यहाँ से भी निकालने आए हैं? मेरे दिल में डर की एक लहर दौड़ गई थी, पर फिर मैंने चाबी को मुट्ठी में भींच लिया। अब यह मेरा घर था और यहाँ से मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने हिम्मत करी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने तेज आवाज में पूछा कि कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस दोबारा से दस्तक हुई। मैंने कुंडी खोली और दरवाजा हल्का सा खोल लिया। बाहर जो मंजर था उसको देखकर मैं हैरान रह गया। सामने कोई अजनबी नहीं बल्कि पापा के पुराने दोस्त भूपेंद्र अंकल खड़े हुए थे। उनके हाथ में नाश्ते का एक टिफिन था और चेहरे पर वही प्यार था जो मैंने बचपन में देखा था। अरे अंकल, आप यहाँ? मैंने हैरत से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ रख दिया। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे वसीयत की थी कि जिस दिन मेरा सुभाष इस घर में आए तो उसको अकेला मत छोड़ना। मैं जानता था कि वो दिन आने वाला है। ये सुनकर मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। पापा ने मेरे अकेलेपन का भी बंदोबस्त कर रखा था और उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। उनकी मौजूदगी ने मुझे एक नया हौसला दे दिया। अगले दिन मैंने पापा की वसीयत के मुताबिक काम करने का फैसला किया। मैंने अलमारी से कुछ पैसे निकाले और शहर के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए और पुरानी रिपोर्ट्स देखी। अरे नौजवान, तुम्हारा मर्ज तो बिगड़ चुका है, पर अभी भी उम्मीद बाकी है। इलाज महंगा है और तकलीफदेह है, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो तुम कैंसर को मात दे सकते हो। डॉक्टर की बातों ने मेरे अंदर जीने की नई चिंगारी रोशन कर दी थी। मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया।
कीमोथेरेपी के स्टेप बहुत ही तकलीफ दे थे। मेरे बाल झड़ गए, जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और कई बार दर्द की तेज़ी से मैं चीख भी उठता था। लेकिन जब भी दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता तो मैं पापा की वो ब्रेन ट्यूमर वाली बात याद कर लेता। मैं सोचता कि पापा ने उससे कई गुना ज़्यादा दर्द खामोशी से सह लिया था, सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास इलाज के पैसे बच सकें। उनकी कुर्बानी मुझे टूटने नहीं देती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरा इलाज जारी रहा। उस बीच में दुकानों के कागजात को अपने पास ठीक से रखा और भाई को खबर तक नहीं होने दी। मैं चाहता था कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। तकरीबन 6 महीने बाद मेरी तबीयत कुछ संभलने लगी। डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई कि कैंसर काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है और मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा हूँ, पर इस बीच वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन भाई को कहीं से खबर मिल गई थी कि जिस दुकान पर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं वो कानूनी तौर पर उनके नाम ही नहीं है। शायद उन्होंने दुकान को गिरवी रखने या फिर बेचने की कोशिश करी थी और वहीं से भेद खुल गया था। मैं घर के बैठक में बैठा हुआ धूप सेक रहा था कि अचानक से जोरदार तरीके से दरवाज़ा खुल गया। भाई आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था और आंखें बाहर को उबल रही थी। ये क्या तमाशा है सुभाष? उन्होंने मेरे सामने आकर जोर से दहाड़ा। तुमने पापा के साथ मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। जब वो दुकान जो मैं चला रहा हूँ वो तुम्हारे नाम कैसे हो गई? तुमने पापा को बहलाकर साइन करवाए होंगे क्योंकि वो बीमार रहते थे और तुम उनका फ़ायदा उठाते रहे हो। भाई का ये इल्ज़ाम सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अभी भी दौलत की हवस में वो अंधे थे। मैं अपनी जगह से उठ गया और सुकून से बोला कि भाई, मैंने पापा को नहीं बहकाया था। ये पापा का खुद का फैसला था और आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्यों किया? ताकि मुझ जैसे मेहनती बेटे का हक मारकर तुम जैसे निखट्टे और बीमार को दे सकें। भाई ने नफरत से कहा। मैं कमरे में गया और वो फाइल उठाकर लाया जिसमें पापा की और मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। मैंने निकालकर भाई के सामने मेज़ पर रख दी। ये देखिए भाई, ये पापा की रिपोर्ट्स हैं। जिस वक्त मेरे ब्लड कैंसर का पता चला था उसी वक्त पापा को ब्रेन ट्यूमर का भी अंदेशा हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि उनका इलाज हो सकता है, पर उन्होंने मना कर दिया था। भाई ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और रिपोर्ट हाथ में लिए जैसे जैसे वो पढ़ते गए तो उनके चेहरे का रंग फीका होता चला गया। पापा ने अपना इलाज नहीं करवाया। उन्होंने दर्द सहा अपनी मौत का इंतज़ार किया था कि वो पैसे बचा सके, जो पैसे आज मेरी ज़िंदगी बचा रहे हैं। उन्होंने दुकान मेरे नाम इसलिए करी क्योंकि आपने साफ कह दिया था कि सुभाष का इलाज करवाना पैसे को बेकार में खर्च करना है। मेरी आवाज़ रोनेहार हो गई। भाई पत्थर की मूरत की तरह हैरान खड़े हुए थे। उनके हाथ से कागजात छूटकर गिर गए। ये झूठ है, पापा ऐसा नहीं कर सकते। उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। ये सच है भाई, वो दुकान मेरी है, वो पैसा मेरा है और ये ज़िंदगी जो अब मेरी रगों में दौड़ रही है ये पापा की देन है। भाई कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर अचानक से उनका गुस्सा दोबारा से लौट आया। शायद शर्मिंदगी को छुपाने का ये उनका तरीका था। ठीक है, अगर कागजात तुम्हारे पास है तो रखो अपने पास। मैं कोर्ट जाऊंगा, केस करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे मेरा हक कैसे छीन सकते हो। भाई पैर पटकते हुए वहां से चले गए, मगर कुदरत का इंसाफ बहुत बेआवाज होता है। भाई ने मुझ पर केस करने की कोशिश करी, पर कागजात इतने पक्के थे कि कोई वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ उनके कारोबार पर सवाल उठा। शायद ये पापा की बद्दुआ नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी नियत का फितूर था, जिसने उनके काम से फ़ायदा ही ख़त्म कर दिया था और नुकसान ही नुकसान हो रहा था। जिस दुकान के लिए वो लड़ रहे थे वो बंद हो गई। ग्राहकों ने आना छोड़ दिया। जिससे उन्होंने कर्ज लिया था उन्होंने उनके दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको वो नई गाड़ी बेचनी पड़ गई जिस पर वो इतना ज़्यादा इतराते थे। उनकी शान और शौकत देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई और उधर मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। इलाज के 1 साल पूरे होते होते डॉक्टर ने मुझे वो दिन दिखाया जिसका मैं हर रात सपना देखता था। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी और शब्द साफ साफ लिखे थे कि मैं अब खतरे से बाहर हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने सबसे पहले पापा की तस्वीर के आगे सर झुकाया। पापा, आपकी कुर्बानी रंग ले आई है। आपका बेटा बच गया। मैं अब कमज़ोर नहीं था। शरीर पर सुइयों के निशान थे, सिर पर बाल कम थे, मगर आत्मा मजबूत हो चुकी थी। मैंने दुकान दोबारा शुरू करवाई, इस बार ईमानदारी और मेहनत से। भूपेंद्र अंकल भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कारोबार के हर उतार चढ़ाव में संभाला।
धीरे धीरे हालात बदले, ग्राहक लौटने लगे, आमदनी शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात, मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया। एक दिन भाई फिर सामने आए। इस बार उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना घमंड, बस आंखों में थकान और पछतावा साफ दिख रहा था। सुभाष, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं हार गया हूँ। मैंने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। दिल में कड़वाहट थी, मगर पापा की सीख उससे बड़ी थी। हार जीत से कुछ नहीं होता भाई, मैंने शांत लहजे में कहा, गलत और सही से होता है। उन्होंने सर झुका लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे के पीछे मैं अंधा हो गया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पापा चाहते थे कि हम भाई बने रहें। दुकान मेरी है, अगर तुम मेहनत करना चाहो तो साथ काम कर सकते हो। शर्त सिर्फ एक ही है, ईमानदारी। ये सुनकर भाई की आंखों से आंसू गिर पड़े। शायद पहली बार उन्हें अपने किए का सच समझ आया था। उस रात में छत पर खड़ा हुआ आसमान को देख रहा था। वही तारे, वही चांद, मगर मैं अब वही इंसान नहीं था। बीमारी ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। पापा की कुर्बानी मेरी ताकत बन चुकी थी। आज मैं जिंदा हूँ, सिर्फ सांसों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक पिता की मोहब्बत धड़क रही है। और सच ही कहा है, जो पिता मरकर भी औलाद का सहारा बन जाए वो कभी मरता नहीं। और आगे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक नए मोड़ की शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में मेरी सेहत पूरी तरह संभल गई। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अगर मैं ऐसे ही सावधानी रखूं और समय समय पर जांच करवाता रहूं तो इस बीमारी के दोबारा लौटने की संभावना बहुत कम है। उस दिन जब मैंने आखिरी खुराक दवाई ली तो मेरी आंखें फिर भर आई थी। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये तो जीत के आंसू थे। मैंने पापा के नाम से एक छोटा सा ट्रस्ट शुरू किया, राम स्वरूप फाउंडेशन, उसी अस्पताल में जहां मेरा इलाज हुआ था। मैं उन मरीजों की मदद करने लगा जिनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। हर बार किसी ज़रूरतमंद को मदद करते वक्त मुझे लगता कि जैसे पापा मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, शाबाश बेटा। अब मेरे बड़े भाई भी धीरे धीरे बदलने लगे। शुरुआत में उनके लिए मेरे साथ काम करना आसान नहीं था, मगर मेहनत और ईमानदारी ने उनके अंदर के घमंड को तोड़ दिया। एक दिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि अगर पापा जिंदा होते तो मुझे माफ़ कर देते, पर शायद उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम उनका दर्द समझ सकते थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन पापा को याद कर लिया। एक शाम में दुकान बंद कर रहा था, तभी भूपेंद्र अंकल ने कहा, सुभाष, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचाई, तुमने अपने परिवार को भी बचा लिया। उस रात में बहुत देर तक पापा की तस्वीर के सामने बैठा रहा। पापा, मैंने धीमी आवाज में कहा कि आपने जो सपना देखा था मैं उसे ही जी रहा हूँ। आपने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं दी बल्कि जीने का मकसद भी दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि कैंसर मेरी सबसे बड़ी बीमारी नहीं थी, सबसे बड़ी बीमारी थी बेबसी और उसका इलाज था हिम्मत। पापा की कुर्बानी ने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती और शायद इसी का नाम विरासत होता है, खून से नहीं संस्कारों से मिलने वाली विरासत। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे गहरी और सबसे पवित्र कुर्बानी एक पिता की होती है, जो अक्सर बिना किसी शिकायत, बिना किसी दिखावे के निभाई जाती है। एक बाप अपने हिस्से की खुशियां, आराम और यहाँ तक कि अपनी जान तक अपनी औलाद के बेहतर फ्यूचर के लिए कुर्बान कर देता है। वो जानता है कि वो खुद मौत की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी चुप रहता है, क्योंकि उसके लिए उसकी संतान का जीवन उसकी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ऐसी कुर्बानी मरने के बाद भी जिंदा रहती है और औलाद की रगों में हौसले बनकर दौड़ती है। असली बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि मन की बेबसी और हार मान लेने की सोच होती है। जब इंसान ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो अंदर से मरने लगता है। लेकिन जब वही इंसान किसी की कुर्बानी, किसी के विश्वास और अपने जीने के मकसद को याद करता है, तो वो टूटे हुए वजूद को भी समेट कर खड़ा हो सकता है। हिम्मत, सब्र और मेहनत मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये कहानी घमंड और लालच की सच्चाई भी सामने लाती है। दौलत के पीछे अंधा इंसान रिश्तों की कीमत भूल जाता है और अंत में वही दौलत उससे सब कुछ छीन लेती है। इसके उलट ईमानदारी और मेहनत भले ही देर से रंग लाए, लेकिन उनका फल हमेशा मीठा होता है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जो इंसान अपने दर्द से सीख लेकर दूसरों के काम आता है, वही सच्ची विरासत छोड़ता है। विरासत खून से नहीं बल्कि संस्कारों, त्याग और इंसानियत से बनती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।